नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत संजय राउत से। जी हां, संजय राउत लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत सीधे तौर पर बीजेपी से पंगा लेते नजर आ रहे हैं। जी हां, दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ जो समन जारी किया गया ईडी ने, उस पर संजय राउत भड़क गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल उन नेताओं को परेशान कर रही है जो नेता सीधे सीधे तौर पर केवल और केवल आज सच्चाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो बीजेपी को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते, बीजेपी के किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। दरअसल संजय राउत ने इस वक्त मोर्चा संभाल लिया है। संजय राउत उद्धव सरकार का बचाव कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का बचाव कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार छापा संजय राउत पर पड़ जाए। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले भी संजय राउत के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। ये देखा जा रहा है कि संजय राउत लगातार जिस तरह से मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, ये सीधे सीधे तौर पर माना जा रहा है कि संजय राउत जो हैं वो अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए। चलिए एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत और किस तरह से मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात जरूर कही है, लेकिन कश्मीर की हालत बहुत ही गंभीर है। मैंने कल देखा कि गृह मंत्री जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन आज फिर वही हालत पैदा हुए जो 1990 में हुए थे। आपने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की थी और उसके ऊपर आपने होड़ भी बटोरे थे पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित, कश्मीर की जनता, मैं सभी जनता की बात करता हूँ, हालत में कोई सुधार नहीं है। आज भी 2 लोगों की हत्या हो गई जो मजदूर थे, और चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। लोगों का स्थलांतर और पलायन जारी है। अगर ये किसी और पार्टी के राज में होता तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में एक बवाल वो लोग पैदा कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, जम्मू कश्मीर में आपका शासन है, फिर भी हमारे पंडित, हमारे भाई वहाँ एक तो जान गंवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं या भाग रहे हैं। ये हालत ठीक नहीं है। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें सीधे तौर पर देखने को मिला कि संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल ये माना जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर या मौजूदा समय की स्थिति वो सीधे तौर पर ये बता रही है कि आने वाले समय में संजय राउत के खिलाफ बड़ा केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि संजय राउत लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो नफरती बातों को बढ़ावा दे रही है। संजय राउत को जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर संजय राउत के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। संजय राउत को लगातार जो है उन पर शिकंजा कसे जाने की भी बात कही जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर संजय राउत ने यहाँ पर बीजेपी से पंगा लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जिस तरह से नवनीत राणा से उन्होंने पंगा लिया, इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। तो देखा जा रहा है कि संजय राउत जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी और RSS के लोग देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। संजय राउत ने यह भी कहा है कि भाई बीजेपी को इस वक्त महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो संजय राउत सीधे सीधे तौर पर ये मान रहे हैं कि बीजेपी जो है इन हालातों का जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को इस बात का डर सता रहा कि कहीं कुर्सी उनके हाथ से ना निकल जाए, कहीं कुर्सी उनके हाथ से ना चले जाए, क्योंकि कुर्सी का खेल महाराष्ट्र में चल रहा है। एक और जहां राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उधर नवनीत राणा और उनके पति के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा। तो सीधे सीधे तौर पर बीजेपी बहुत कुछ रणनीति बनाती नजर आ रही है। बीजेपी की इस रणनीति का फायदा महाराष्ट्र में कितना होगा, खैर ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सीधे सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं या सीधे सीधे तौर पर हम चीज़ों को ये समझ रहे हैं कि किस तरह मौजूदा समय के हालात या मौजूदा समय की स्थिति कहीं ना कहीं ये बता रही है, कहीं ना कहीं इस तरह से दर्शा रही है कि आने वाले समय में जो बड़ा नुकसान है वो सीधे तौर पर, जी हाँ, किसको होता नजर आएगा,
संजय राउत को होता नजर आएगा। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है उसमें बहुत बड़े हद तक कामयाब हो चुकी है, उसमें बहुत बड़े हद तक वो आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर हालात जो हैं वो फिलहाल ठीक नहीं है। चलिए आपको और दिखाते हैं संजय राउत और किस तरह से मोदी सरकार को घेर रहे हैं। जी का जो बयान है उसका स्वागत करता हूँ। ये दर्दिन का झमेला बंद होना चाहिए, नहीं तो देश देश नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ये शिवलिंग ढूंढने के बजाय हमारे कश्मीरी पंडितों की जान की रक्षा कैसे करे, कश्मीर की रक्षा कैसे करे, इस बारे में सभी ने मिलकर सोचना चाहिए। चलिए, महाविकास आघाडीचे नेते जे आहेत ते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला गेलेले आहेत। हे एक अत्यंत चांगलं पाऊल आहे दोन्ही बाजूने। देवेंद्र फडणवीस एक मॅच्युअर नेते आहेत, विरोधी पक्ष नेते आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत होते। एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आधीच या महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण अत्यंत प्रदूषित आणि गढूळ झालेलं आहे। या निवडणुकीच्या निमित्तानं हे वातावरण अधिक बिघडण्याची शक्यता सगळ्यांना वाटते आहे। घोडे बाजार नावाचा जो शब्द आहे तो अत्यंत वाईट पद्धतीनं महाराष्ट्रात सुरू झाल्याचं मला दिसतं। राजकारणामध्ये जो पैसा आणला जातो निवडणुका जिंकण्यासाठी तो पैसा कुठून येतो याचा तपास ईडीने करायला हवा। आमदार विकत घेण्यासाठी आमदारांना जी प्रलोभनं दाखवली जात आहेत ही आमच्याकडून नाही। ही प्रलोभनं दाखवणारे कोण आहेत आणि कोटी कोटी रुपयाचे जे मी आकडे ऐकतो आहे या आकड्यांमागचे सूत्रधार कोण आहे हे आज महाराष्ट्राच्या जनतेनं याचा विचार करणं गरजेचं आहे। केंद्रीय राज्यसभा चुनाव जिस प्रकार का माहौल महाराष्ट्र में बना है, जो ज़्यादा सीट 26 सीट के लिए पूरा जो माहौल, एक तो पहले से राज्य का माहौल बिगड़ा है राज्य में। अभी जब चुनाव नज़दीक आ रहा है इस प्रकार का, तो जिस प्रकार का हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए की बात मैं सुन रहा हूँ विधायक खरीदने के लिए, हमारी तरफ से नहीं। कहाँ से आता है ये पैसा, कहाँ से आता है? भ्रष्टाचार का ही पैसा है, नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा? विधायक की खरीद पोस्ट शुरू है। मुझे लगता है हमारे राज्य के लिए यह माहौल ठीक नहीं है। अगर इस पैसे का व्यवहार होता है, लेन देन चल रही है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग की केस है। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उनके सूत्रधार कौन है, ये बहुत बड़ी संशोधन का विषय है। लेकिन अगर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो एक बहुत ही मैच्योर लीडर है, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, और हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता एक साथ बैठकर उसमें से कोई हल तो देखा आपने संजय राउत लगातार किस तरह से मोदी सरकार को घेर रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर माना जा रहा है कि फिलहाल हालात जो हैं वो संजय राउत के लिए ठीक नहीं है। संजय राउत लगातार मोदी सरकार से पंगा ले रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और क्या इस बयानबाजी का भुगतान संजय राउत को करना पड़ेगा? जी हाँ, दरअसल संजय राउत बीते काफ़ी समय से सरकार के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। हालांकि संजय राउत को लेकर बीजेपी के कई नेताओं, देवेंद्र फडणवीस और तमाम नेताओं ने यह कह दिया कि संजय राउत जो है वो उद्धव ठाकरे के चमचे हैं। ये नवनीत राणा की तरफ से भी कहा गया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जिस उंगली से नचाते हैं संजय राउत नाचने लगते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि संजय राउत जो है उनकी मजबूरी बन गई है उद्धव सरकार का बचाव करना, कांग्रेस का बचाव करना। लेकिन अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरती है तो क्या वाकई इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा? और क्या वाकई महाराष्ट्र में अगर सरकार गिरती है तो सबसे बड़ा भुगतान कांग्रेस पार्टी को ही करना पड़ेगा? तो फिलहाल देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश है। वहाँ पर गठबंधन की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। तो इन तीनों का गठबंधन है। लेकिन सीधे तौर पर माना जा रहा है कि हालात पार्टी के लिए उतने बेहतर नहीं है, उतने सही नहीं है। और ऐसे में संजय राउत के खिलाफ भी बड़ा जो है वो केस दर्ज हो सकता है। तो वहीं महाराष्ट्र में सरकार गिराने की जो बीजेपी तैयारी कर रही है उसमें भी कामयाब हो सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।